बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के सीज फायर प्रस्ताव पर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सहमति दी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर के किसी भी उल्लंघन का मिलेगा जोरदार जवाब, ये भी इसके साथ कहा है। परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को दूर करने का लक्ष्य हासिल किया, ये कहना है बेंजामिन नेतन्याहू का। ईरान के मिसाइल खतरे को दूर करने का लक्ष्य किया हासिल। बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले 12 दिन के ईरान और इजराइल के बीच चले संघर्ष का एक तरह से निष्कर्ष अब जाके निकला है कि ये तय हुआ है कि संघर्ष विराम की घोषणा जो राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी उस पर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक तरह से अपनी सहमति दी है, क्योंकि इसी सहमति का इंतजार हो रहा था। ईरान का कहना था कि ईरान पे हमले अभी भी हो रहे हैं। अब इजराइल ने जब इस पूरे सीज फायर पर अपनी सहमति जता दी है, राष्ट्रपति ट्रंप के सीज फायर प्रस्ताव पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सहमति दे दी है। इसके साथ ये माना जा रहा है कि 12 दिन चला ये संघर्ष अब थमेगा। इसके क्या बड़े परिणाम सामने आएंगे, जमीन पर किस तरह का असर होगा, इस पर भी होगी चर्चा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल देर रात दोनों देशों के बीच सीज फायर पर बनी सहमति का ऐलान किया था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि इजराइल और ईरान के बीच पूर्ण संघर्ष विराम पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई है, जिससे 12 डे वॉर का अंत होगा। ट्रंप ने लिखा, सभी को बधाई, इजराइल और ईरान के बीच पूरी तरह से सहमति बन गई है कि 6 घंटे के भीतर एक पूर्ण और समग्र संघर्ष विराम लागू होगा। पहले 12 घंटे ईरान संघर्ष विराम का पालन करेगा और फिर इजराइल। इसके 24 घंटे बाद ये संघर्ष समाप्त माना जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों की हिम्मत, बुद्धिमत्ता और सहन शक्ति की तारीफ करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष वर्षों तक चल सकता था और पूरे मध्य पूर्व को तबाह कर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने जब ये घोषणा की कि ईरान और इजराइल के 12 दिन चले संघर्ष विराम की घोषणा के साथ इन बातों को राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्विटर हैंडल से कहा। उन्होंने कहा कि ये ऐसा संघर्ष था जो वर्षों तक चल सकता था और ईरान और इजराइल की बुद्धिमत्ता की भी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि संघर्ष पर अगर दोनों देश तैयार हुए हैं इस संघर्ष को रोकने के लिए, तो ये एक तरह से पूरी मानव जाति के लिए बहुत बड़ा एक कदम है और एक बड़ा ऐलान है, एक बड़ा फैसला है। ये राष्ट्रपति ट्रंप का कहना था। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सीज फायर के ऐलान के साथ उन्होंने कहा कि 6 घंटे के भीतर पूर्ण और समग्र संघर्ष विराम लागू होगा। इससे पहले 12 घंटे ईरान संघर्ष विराम का पालन करेगा और इजराइल भी संघर्ष विराम का 24 घंटे के बाद ये संघर्ष विराम तब समाप्त माना जाएगा। तो अपने एक बड़े ऐलान के साथ मध्यस्थता करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस संघर्ष विराम का ऐलान किया, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उस पर सहमति जता दी है। लेकिन उनका साथ ही ये भी कहना है कि अगर किसी तरह का हमला हुआ तो करारा जवाब भी दिया जाएगा। अखिलेश हमारे साथी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनसे अपडेट लेते हैं और साथ ही साथ इसी विषय पर और बात करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर में। अखिलेश, सबसे पहले तो अपडेट ही चाहेंगे, इजराइल ने अपनी सहमति दे दी है, सहमति के साथ और किन बातों को रखा है बेंजामिन नेतन्याहू ने? हाँ, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री के ऑफिस से ये बयान जारी हुआ है। हम सुबह से ही लगे हुए थे लगातार कि सोर्सेज से तो खबर आ रही थी। सोर्सेज से मैं इजरायली दूतावास के संपर्क में था, ईरानियन दूतावास के संपर्क में था और वो लोग इस बात की ताकीद कर रहे थे कि हाँ, सीज फायर हुआ है। इजरायली दूतावास के लोग यह कह रहे थे कि सीज फायर तो हुआ है लेकिन ईरान ने हमला कर दिया है। ईरान के लोग यह कह रहे थे कि इजराइल ने हमला किया है। मतलब कल रात जो है दोनों तरफ से हमले चलते रहे। सुबह 4 बजे के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने घोषणा की कि 4 बजे तक हमने अपने जो ऑपरेशन थे वो सारे पूरे कर लिए हैं और अब अगर इजराइल हमला करेगा तो हम भी हमला करेंगे।
इजराइल ने भी उसके बाद हमला नहीं किया और ईरान ने भी हमला नहीं किया। तो शायद इसी का इंतजार कर रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से एक एक्स पर एक आया और उसके बाद ये बात सबको जाहिर हो गई कि इजराइल ने इस सीज फायर को मान लिया है। अब इजराइल ने जब सीज फायर को माना तो क्या मामले थे? निश्चित तौर पे इजराइल के दो उद्देश्य थे, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य दो थे। एक तो जो बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग में बोला, उसमें सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी थे, उसमें बोला, उन्होंने बताया कि दो उद्देश्य थे। एक तो कि ईरान की जो न्यूक्लियर आर्म्स बनाने की कैपेबिलिटी है उसको खत्म कर देना, मतलब ईरान को इस हालत में ला देना कि आगे से वे परमाणु कोई हथियार न बना पाए। इस उसकी जो पूरी क्षमता थी उस पूरी क्षमता को नष्ट कर दिया गया। और दूसरी बात बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कही कि जो बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता है ईरान की, उस बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता को भी हमने नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। मतलब अब स्थिति ये मान रहे हो कि बैलिस्टिक मिसाइल अब ईरान के पास जो तैयारी पहले जो बनाने की क्षमता थी वो अब नहीं है क्षमता। पुराने जो होंगे उनके होंगे निश्चित तौर पे, लेकिन अब वो क्षमता नहीं है कि नया कोई बैलिस्टिक मिसाइल बना पाएंगे, नया कोई परमाणु एनरिचमेंट कर पाएंगे। तो ये दो कारण थे, उन्होंने बताए अपने कैबिनेट को और कहा कि इसके बाद हमारा चूंकि वो लक्ष्य पूरा कर लिए है राइजिंग लायन, और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहल ली है कि सीज फायर हो तो हम उस सीज फायर को मानेंगे। लेकिन साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई प्रोवोकेशन होता है, कोई हमला होता है ईरान की तरफ से, तो फिर हम उसका माकूल जवाब देंगे। यह तो बात हुई। निश्चित तौर पे यह एक सबसे महत्वपूर्ण, इधर के दिनों में सबसे महत्वपूर्ण ये खबर है कि ईरान और इजराइल के बीच में जो सीज फायर चल रही थी वो अब अभी लागू हो गई है। अब 12 घंटे का समय ईरान को दिया गया है कि पहले 12 घंटे ईरान संयम बरतेगा। अगर 4 बजे के बाद अब ईरान 12 घंटे मान लेता है, 12 घंटे ईरान कोई हमला नहीं करता है, तो इसका मतलब यह है कि अगले 12 घंटे में इजराइल भी कोई हमला नहीं करेगा। क्योंकि होता यह है कि एक कोई हमला करता है तो दूसरा हमला करता है, मैं तुम मारोगे तो मैं मारूंगा, इस तरह की प्रतिस्पर्धा दोनों के बीच चलती है। तो यह जो अगर 24 घंटे तक यह प्रतिस्पर्धा रुकी रही तो निश्चित तौर पर 24 घंटे के बाद, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये उसके बाद अस्थायी सीज फायर माना जाएगा, मतलब युद्ध रुक गई दोनों के बीच में, यह माना जाएगा। ईरान के दूतावास के मैं संपर्क में था, ईरानी दूतावास के अधिकारी यह बता रहे हैं कि सीज फायर हो गया है। निश्चित तौर पर ईरान की तरफ से भी यह माना जा रहा है कि सीज फायर हो गया है, लेकिन औपचारिक इस पे बयान अभी थोड़ी देर बाद आएगा। अब वो थोड़ी देर बाद ईरान के जो खामनेई है, वहां के जो शीर्ष नेता है, वो अब विचार करेंगे, अपने जो राष्ट्रपति है, विदेश मंत्री है, उनकी जो पूरी जो सिक्योरिटी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लीडर्स हैं, वो सबसे बात करके उधर की तरफ से कोई एक बयान आएगा, या तो प्रेसिडेंट की तरफ से आए या खामनेई की तरफ से खुद आए। ज्यादा उम्मीद है कि प्रेसिडेंट की तरफ से अब बयान आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली अभी दोनों के बीच में सीज फायर हो गई है, जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। जी ठीक, अखिलेश आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ गए हैं, एम्बेसडर एसआर तयाल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट। तयाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर तयाल, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सहमति जता दी है, अब 12-12 घंटे का एक इंतजार है, उसके बाद इसे स्थायी संघर्ष विराम माना जाएगा। आप अभी की सूरत हाल में क्या देखते हैं? 12 दिन के संघर्ष के बाद बेंजामिन नेतन्याहू का कहना, ये सहमति देना, क्या आपको लगता है कि दोनों तरफ से अब जो संघर्ष था वो थम गया है पूरी तरह? मैं समझता हूँ कि पूरा विश्व, पूरा रीजन एक राहत की सांस लेगा जो भी रात भर में हुआ है, क्योंकि कतर पे हमले के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत आगे बढ़ जाएगी बात। पर देखिए, ईरान ने 3-4 दिन पहले से उनके वक्तव्य आ रहे थे उनके विदेश मंत्री के, कि अगर इजराइल हमले बंद कर दे ईरान के ऊपर तो ईरान भी इजराइल के ऊपर जो भी मिसाइल या ड्रोन फेंक रहा है वो भी बंद कर देगा। पर जो सबसे बड़ी बात जो आपके भी संवाददाता ने कही कि इस लड़ाई का उद्देश्य क्या था। इजराइल ने शुरू में ही अपना उद्देश्य कहा था, और ये शायद विश्व का भी उद्देश्य रहा है, कि ईरान की जो भी आणविक हथियार बनाने की शक्ति है उसको समाप्त कर दिया जाए। अभी कनाडा में भी जो G7 मीटिंग हुई उसमें बहुत कुछ कहा गया, पर सबसे ज़्यादा ये कहा गया कि ईरान को एटॉमिक हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा, यही राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा। पर पीछे 3-4 दिन पहले इजराइल को जो सफलताएं मिली ईरान के ऊपर हमला करने के बाद,
तो ऐसा लगा कि शायद उन्होंने उद्देश्य थोड़ा सा बढ़ा दिया है और एक सत्ता परिवर्तन की बात भी वो कर रहे हैं, और कुछ कि शायद आयतुल्लाह के ऊपर पर्सनल भी हमला किया जाए, इस तरह। तो हो सकता है कि उनकी कैबिनेट में, उनके मंत्रिमंडल में कुछ लोग ऐसे थे कि वो चाहते थे कि उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप पर भी हमला किया जाए, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप उसके बिल्कुल खिलाफ थे। क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप का जो अपना एक, ये तो उनका कहना बिल्कुल था और इजराइल के पूरी तरह 100% साथ थे कि ईरान की जो भी आणविक हथियार बनाने की शक्ति है, एनरिचमेंट नहीं होगा, वो सब समाप्त कर दिया जाए। और उन्होंने अपने 30,000 पाउंड के बम डाल के वो खत्म कर दिया। पर उन्होंने कभी सत्ता परिवर्तन की बात नहीं की। राष्ट्रपति ट्रंप कोई ऐसी लड़ाई नहीं चाहते जो एंडलेस वॉर हो। अगर सत्ता परिवर्तन एक है इस वॉर का हो जाता तो ये एक एंडलेस वॉर होती। अमेरिका ने देखा है कि इराक में उन्होंने क्या किया और वो उन्हीं के गले पड़ गया। लीबिया में क्या किया वो भी उन्हीं के गले पड़ गया, और आज तक पाश्चात्य देश उससे परेशान है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि विश्व में भी देखिए जिस तरह के भी बयान आए हैं ईरान के समर्थन में कि ये हमला नहीं होना चाहिए था, पर मैं नहीं समझता विश्व में कोई भी देश चाहता है कि ईरान आणविक हथियारों की शक्ति से उसके पास हो। मैंने ना कोई सऊदी अरेबिया, ना कोई गल्फ कंट्री, कोई भी देश नहीं चाहता। ठीक, अम्बेसडर तयाल, लेकिन ये 12 घंटे बेहद अहम है कि दोनों की तरफ से अगर किसी तरह का कोई हमला ना हो इस 12 घंटे में, तभी ये माना जाएगा कि ये कदम सफल हो रहा है। सहमति जताई तो गई है, लेकिन जिस तरह से घोषणा के, राष्ट्रपति ट्रंप के सीजफायर की घोषणा के बाद ईरान का कहना था कि इजराइल अभी भी हमले कर रहा है। देखिए, ईरान तो इस समय कमजोर पार्टी है। ईरान के पास अब कुछ भी नहीं है, और कतर के ऊपर जो उन्होंने किया बड़ा सिंबॉलिक था। जैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपना गुस्सा निकाल दिया, ठीक है, और हमें पहले ही बता दिया था। तो अब ये है कि इजराइल अगर फिर कुछ करता है, ईरान दोबारा कुछ करेगा, मैं नहीं समझता कि वो इस स्थिति में है कि ईरान सीजफायर को तोड़ने का प्रयत्न करेगा। क्योंकि ईरान सीजफायर के लिए 3-4 दिन से सिग्नल दे रहा था कि वो अपनी तरफ से नहीं। और इजराइल, देखिए, इजराइल राष्ट्रपति ट्रंप को नाराज नहीं कर सकता, ना वो करना चाहेगा। और राष्ट्रपति ट्रंप ने जरा क्लियरली इजराइल को बता दिया होगा कि आप युद्ध विराम का पालन करें। तो मेरा ये मानना है कि ये युद्ध विराम स्थायी होगा और चलेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो जिक्र आया अम्बेसडर तयाल, उसने क्या ईरान को कमजोर दिखाया या ईरान ने अपने आप को असर्ट करना शुरू किया इस 12 दिन में? देखिए, आप जब अगर 12 दिन की लड़ाई में देखें तो जो भी हमले ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर हुए, कुछ बहुत अधिक नुकसान वहाँ नहीं हो पाया, और अधिकतर उनके मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया। जबकि ईरान के को नुकसान बहुत अधिक हुआ है, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हुआ है। और अब तो खबर ज़्यादा आ नहीं पा रही है वहाँ से, पर शायद रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के हेडक्वार्टर्स पे हुआ है। क्योंकि ये जो ईरान से टेलीफोन पे जो कुछ लोगों ने कहा है कि पूरे ईरान में जो पिछली रात इस युद्ध विराम 4 बजे सुबह लोकल टाइम से हुआ, उससे पहले 12 घंटे इजराइल ने बहुत ज़बरदस्त हवाई हमले किए पूरे ईरान में। तो उनको पहले भनक लग गई होगी कि शायद युद्ध विराम आ रहा है। तो उन्होंने उनकी जो युद्ध की इंफ्रास्ट्रक्चर, कमांड, लीडरशिप, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इन सबको जिस तरह ध्वस्त किया है, तो इसमें लगता है कि ईरान इस समय एक कमजोर स्थिति में है। और वो इसीलिए युद्ध विराम के लिए वो तैयार हुआ। कतर पे उन्होंने हमला किया, पर पहले भी जब जनरल सुलेमानी की हत्या की गई थी 3 साल पहले इराक में, 4 साल पहले, तब भी कुछ इसी तरह का ईरान से जवाब दिया गया था इजराइल को। उसमें भी उन्होंने पहले कह दिया था कि हम ये करेंगे। क्योंकि अगर अमेरिका को पहले वार्निंग नहीं देते और कतार में अमेरिका के एयरपोर्ट पे अगर हमला, उनकी एयरबेस पर हमला होता, तो देखिए अमेरिका के ऊपर बहुत शक्ति है, वो बहुत शक्तिशाली देश है। और वो अभी तो उन्होंने केवल न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर ही हमला किया है ईरान के। अगर वो उनके
स्टेशंस पर, ऑयल रिफाइनरीज पर, इन सब करेंगे। ईरान के पास अब कोई चारा नहीं है। लेकिन इस उनके 12 दिन पास में कोई डिफेंस नहीं अम्बेसडर है। तयाल, जियोपॉलिटिक्स के कई ऐसे मायने और पहलुओं पर चर्चा शुरू हुई इसी 12 दिन में। हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन भी मौजूद हैं। उनसे पहले एक अपडेट उसी पे ले लेते हैं। अखिलेश सुमन, हमने देखा इस 12 दिन में जब राष्ट्रपति ट्रंप ने जहां एक तरफ मध्यस्थता की बात की, वहीं जब वो बुलाते हैं पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष मुनीर को अपने यहाँ, और फिर मुनीर का ये कहना ट्रंप को शांति नोबेल पुरस्कार का एक तरह से एक प्रस्ताव रखना, तो ये तमाम बातें क्या इशारा करती हैं? क्योंकि 12 दिन का इजराइल और ईरान के युद्ध ने कई और बड़े सवाल भी खड़े करे, अमेरिका के पूरे उस अंदाज पे भी सवाल खड़े करे जो आज तक तमाम देशों के भीतर उसकी संप्रभुताओं को चुनौती देता रहा है अमेरिका। और अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो भी आपको बता दें। इस समय की बड़ी खबर, हम जानते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जता दी है, लेकिन उसके बाद की जो बड़ी खबर आ रही है वो भी आपको हम बताते हैं। इस समय इजराइल के सीज फायर की घोषणा के बीच हमलों की भी खबर आ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने सीज फायर पर अपनी सहमति जताई, लेकिन आईडीएफ का दावा है कि उत्तरी इजराइल में ईरान की ओर से हमले हुए हैं। इस तरह की आईडीएफ का कहना है कि उत्तरी इजराइल में लगातार सायरन की आवाज आ रही है। इसका मतलब कि ईरान को जब कहा गया कि अगले 12 घंटे तक ईरान की तरफ से कोई हमला नहीं होगा, क्या ये उसका उल्लंघन है? इजराइल के सीजफायर की घोषणा के बीच हमलों की खबर आ रही है। इजराइल ने अब से कुछ ही मिनटों पहले, कह सकते हैं मात्र आधा घंटा हुआ होगा, आधे घंटे पहले इजराइल ने राष्ट्रपति ट्रंप के सीजफायर के प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई, ये कहते हुए कि वो अब कोई हमला नहीं करेगा। लेकिन जो खबर आ रही है ये खबर अच्छी नहीं है। आईडीएफ का कहना है कि उत्तरी इजराइल में लगातार सायरन की आवाज आ रही है। ईरान की तरफ से हमलों की ऐसी जानकारी मिल रही है, ये खबर मिल रही है कि ईरान की तरफ से सीजफायर की घोषणा के बाद भी हमले किए जा रहे हैं। और ये उत्तरी इजराइल का इलाका है जहां पे सायरन की आवाज सुनी जा रही है। और आईडीएफ का कहना है कि उत्तरी इजराइल के इलाके में ईरान ने एक बार फिर हमला किया। एम्बेसडर तयाल, आप ही के पास आना चाहेंगे, आपसे पहला रिएक्शन। एम्बेसडर तयाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ, वो कुछ दिन और हमले करना चाहता था, इजराइल कुछ दिन और हमले करना चाहता था, जिससे कि ईरान की शक्ति को और कमजोर किया जाए और उनके जो अयातुल्ला और पूरा जो एक सिस्टम है, सीक्रेट पुलिस का है, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का है, अल-कुद्स फोर्स का है, उसको भी इतना कमजोर कर दिया जाए कि ईरान के लोग ही जो खुश नहीं है इस रिजीम से, वो उस रिजीम के खिलाफ खड़े हो जाएं। तो इजराइल अब किसमें कितना सच है कि ये तो अभी कुछ समय बाद पता चलेगा, पर इजराइल ये चाहेगा शायद कि कुछ दिन और उसको ईरान के ऊपर हमला करने की फ्रीडम मिले, और उसके लिए शायद इस तरह का, क्योंकि बहुत डिसइंफॉर्मेशन भी बहुत कुछ होती है विद्युत में, आप सब हमारे श्रोता जानते हैं। पर ईरान क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि वो तो बिल्कुल हार रहा है, बहुत कमजोर स्थिति में है। वो क्यों फायर का उल्लंघन करेगा? तो क्या आपको लगता है कि सत्ता परिवर्तन का एक दूसरा उद्देश्य जो इजराइल और अमेरिका का था, जिसका कि एक तरह से अगर हम ये कहें कि फेस वैल्यू पे तो अमेरिका ने कहा कि वो ठीक नहीं है, लेकिन इजराइल का कहना है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन भी उनका एक मकसद है? मैं समझता हूँ इस बिंदु पर अमेरिका और इजराइल में मतभेद है। राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी जो बेस है मागा, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि अमेरिका किसी लंबी लड़ाई में फिर फंसे। हाँ। अगर सत्ता परिवर्तन एक ध्येय होता है तो अमेरिका फिर एक लंबी लड़ाई में फंसेगा और इजराइल को हमले करेगा, इजराइल को बचाने में अमेरिका भी फंसेगा। पर तो मैं समझता हूँ कि इसमें अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू में कुछ मतभेद जरूर है। लेकिन अम्बेसडर तयाल, अगर ये हमले सही होते हैं, जिसका कि आईडीएफ इस समय दावा कर रहा है कि उत्तरी इजराइल में हमलों की खबर आ रही है, सायरन की आवाज सुनी जा रही है, अगर ये सही होता है तो ईरान इसका मतलब अभी इस संघर्ष विराम के लिए तैयार दिखता नहीं है। देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि ईरान में उनके जो विदेश मंत्री हैं उनके वक्तव्य एक तरह से आ रहे हैं, और रेवोल्यूशनरी गार्ड की एक जो टेलीविजन है और उसमें भी कहा गया था 4 बजे भी सुबह की नई लड़ाई जारी है और ये सब है। तो शायद ईरान में अंदर भी कुछ मतभेद है। जो सिविलियन गवर्नमेंट है, जिसके फेस विदेश मंत्री हैं, जो हर जगह बात कर रहे हैं, हर एक से बात कर रहे हैं,
और जो उनकी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स वगैरह हैं, शायद कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि लड़ाई रुके, पर क्या उनका सोच है और क्यों वो अपने देश को बिल्कुल तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ अयतुल्ला खamenei और जो भी और वहाँ के लीडर्स हैं उनको ये देखना चाहिए कि ईरान क्या इस रास्ते पर, लड़ाई और तबाही के रास्ते पर और आगे जाना चाहता है। नहीं तो ये जो उनकी तरफ से जो कुछ इस तरह के एलिमेंट्स हैं, जो बिल्कुल, देखिए सुसाइडल लोग होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, वो बिल्कुल कि साहब हम मरने को तैयार हैं, पर वहाँ की जनता मरने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ के लोग जो 8 करोड़ लोग मरने के लिए तैयार नहीं है। और जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो भी हमेशा उसने प्रयत्न किया है। राष्ट्रपति, वहाँ के विदेश मंत्री जेनीवा गए, यहाँ गए, वहाँ गए, हर तरफ जा रहे हैं, किसी तरह कुछ बातचीत हो, कुछ फैसला हो जाए। पर अभी ये कुछ घंटों में, एक आध दिन में पता चलेगा। पर अगर इजराइल उल्लंघन करता है सीज फायर का, तो इजराइल को, ईरान उल्लंघन करता है तो इजराइल को एक मौका मिलेगा ये हमले जारी रखने का। कुछ दिन और लगेंगे, फायर तो अवश्य होगा, पर उसमें ईरान का और अधिक नुकसान हो सकता है। ठीक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एम्बेसडर तयाल, अखिलेश सुमन हमारे साथ हैं। अखिलेश, आपके पास क्या अपडेट अभी आ रहा है जिस तरह से आईडीएफ जिन दावों को कर रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे ये एक टीदिंग ट्रबल बताया जा रहा है कि ये टीदिंग ट्रबल है ईरान और इजराइल के बीच में जो सीज फायर की घोषणा हुई है। निश्चित तौर पे चूंकि इजराइल का बयान आ गया है, इजराइल के प्रधानमंत्री का बयान आ गया है और ईरान के राष्ट्रपति का कोई बयान अभी तक नहीं है उसको कंफर्म करते हुए, यहाँ तक कि अब्बास अगाची ने भी ये नहीं कहा है कि सीज फायर हो गया है। उन्होंने जो अभी तक बयान दिया था कि सीज फायर, अगर सीज फायर नहीं हुआ है, लेकिन अगर इजराइल की तरफ से हमले नहीं होंगे तो हम हमले नहीं करेंगे। तो ये एक स्थिति है। ये जो हो सकता है, जो संभावना इस बात की ज्यादा है कि जो जिस तरफ से एम्बेसडर तयाल भी कह रहे थे कि कुछ रोग एलिमेंट है जो ईरान के अंदर बैठे हुए हैं और ये जो अयातुल्ला का शासन है, अयातुल्ला का जो पूरा स्ट्रक्चर है, उस अयातुल्ला के स्ट्रक्चर और सिविलियन गवर्नमेंट के बीच में निश्चित तौर पे कुछ मतभेद है जो कि ज्यादा असर्ट करना चाहता है अयातुल्ला और वह अपनी तरफ से कुछ बातें करना चाहता है। तो इस मामले में इसी बात का इंतजार है कि जब तक कोई उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ जाता, जब तक कोई उनकी तरफ से बयान नहीं आ जाता अयातुल्ला की तरफ से, या उनके बीच में कोई मतभेद की बात अगर होगी तो पूरी तरह साफ नहीं हो जाती, तब तक इस तरह के हो सकते हैं एक आध रोग एलिमेंट अपने कुछ करते रहे। वो देखा जाता है हर जगह, जहां भी सीज फायर होती है, सीज फायर के बीच में कुछ घंटे ऐसे होते हैं जहां की ऑटोमेटिकली जो पूरा सिस्टम उनका काम कर रहा होता है कि इनर्शिया में, एक रिजिडिटी में वो काम करते हैं और उसके बाद फिर जब दबाव बनता है, फिर वो अपना इंटरनल दबाव उनका काम करने लगता है। जब इंटरनल स्ट्रक्चर में बात ऊपर से नीचे तक जाने लगती है तब स्थितियां वो फिर सुधरने लगती है। तो मुझे लगता है कि ईरान में एक टीदिंग ट्रबल की स्थिति से गुजर रहा है, जो अयातुल्ला के शासन और जो सिविलियन गवर्नमेंट के राष्ट्रपति है उनके बीच में, और रिवोल्यूशनरी गार्ड वो भी कुछ असर्ट कर रहा है। तो यही स्थिति है और मुझे लगता है कि अगले 4-5 घंटे के भीतर ये स्थिति बनेगी। आज रात तक हो सकता है स्थिति थोड़ी बहुत होगी, लेकिन ये ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो दबाव है और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का जो दबाव है, ईरान ने भी देख लिया है कि वो बहुत देर तक एग्जिस्ट नहीं कर सकते उस दबाव के सामने, उन हमलों के सामने। तो स्थिति अभी बिल्कुल टीदिंग ट्रबल है और उसी की वजह से ये जो सायरन की आवाज, तो चूंकि इजराइल में है तो इजराइल की तरफ से सायरन की आवाज आ रही है। इन्होंने कुछ भांपा होगा कि ईरान की तरफ से कुछ आने वाला है, आ रहा है, इसलिए ये सायरन की आवाज सुनाई पड़ रही। जी ठीक, अखिलेश सुमन और एम्बेसडर तयाल, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 12 घंटे बेहद अहम है इजराइल और ईरान के संघर्ष विराम को लेकर, क्योंकि जिस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब इस संघर्ष विराम पर सहमति जता दी है, लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो ये कहती है कि आईडीएफ ने दावा किया है कि उत्तरी इजराइल में ईरान की तरफ से कुछ हमले किए गए हैं। अब उसके आगे किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ता है उस पर भी रहेगी हमारी नजर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।